सभी को मेरा नमस्कार। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि मैं हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पे चर्चा करूं, उस चर्चा पे वीडियो डालूं। तो लीजिए मैं आ गई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी वे में बताना है मुझे कि क्या है, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग एग्ज़ाम में भी लिख पाइएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नाटक के विकास को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी नाटक के विकास को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, भारतेंदु युग के नाटक। आप लोग ये जो पॉइंट आ रहा है इसे बिल्कुल याद रखिएगा और पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखिएगा आएगा तो ठीक है। तो फिर है भारतेंदु युग के नाटक फर्स्ट में, और दूसरा में है द्वितीय युग के नाटक। ठीक है, पहला हो गया भारतेंदु युग के नाटक, दूसरा द्वितीय युग के नाटक, तीसरा प्रसाद युग के नाटक। ठीक है, और चौथा हो गया प्रसादोत्तर युग के नाटक। एक जब प्रसाद जी थे उस टाइम का नाटक है, एक प्रसादोत्तर मतलब उनके बाद का फिर युग का नाटक। तो हिंदी नाटक के विकास के को हम लोग क्या निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्ग में? तो टोटल 4 वर्ग में। पहला हमारा है भारतेंदु युग के नाटक, दूसरा द्वितीय युग के नाटक, तीसरा प्रसाद युग के नाटक, चौथा प्रसादोत्तर युग के नाटक। ये तो चारों पॉइंट इजीली याद हो जाएगा ना। पहला तो भारतेंदु जी का युग का नाटक, जब भारतेंदु जी थे उस टाइम का नाटक किस टाइप का था वो। और दूसरा आपका द्विवेदी युग के नाटक, ठीक है, द्विवेदी जी का। और उसके बाद है प्रसाद युग के नाटक, प्रसाद जी जब थे उस टाइम का। फिर चौथा में प्रसादोत्तर युग के नाटक, मतलब प्रसाद जी के मृत्यु होने के बाद का नाटक। तो पहला में चलिए हम लोग आते हैं क्या है। सॉरी, दूसरा में द्विवेदी युग है, हम बार बार द्वितीय बोल दे रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। द्विवेदी युग, ठीक है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, भारतेंदु युग के नाटक। तो भारतेंदु जी ने नाट्य रचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतेंदु युग के नाटक में क्या बताया जा रहा है कि ये तो भारतेंदु युग के नाटक है, तो इसमें ऑफकोर्स है कि हमारे भारतेंदु जी का ही चर्चा किया जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारतेंदु जी ने नाट्य रचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। कि भारतेंदु जी जो है वो नाट्य रचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। वो नाट्य रचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभाए हैं। उनकी नाट्य रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। उनकी नाट्य रचनाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो टोटल 3 वर्गों में। कौन कौन सी? तो अनुदित नाटक, रूपांतरित नाटक और मौलिक नाटक। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद नाटक, और रूपांतरित मतलब वही आ जाता है, और मौलिक नाटक। तो आप टोटल ये चीज़ याद रखिए कि भारतेंदु युग में भारतेंदु जी की नाट्य रचना में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनकी नाट्य रचनाओं की 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। उनके जो नाटक रचे हैं उसको हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो गया अनुदित नाटक, दूसरा रूपांतरित नाटक, तीसरा मौलिक नाटक। ठीक है, फिर है भारतेंदु जी ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। क्या बताया जा रहा है कि भारतेंदु जी कितने मतलब भाषा में ये नाटक को अनुवाद किया, मतलब ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए फारसी में है या संस्कृत में है तो उसको फिर हिंदी में अनुवाद करना, उस तरह का अनुवादित नाटक जो इनका है वो है संस्कृत में किए हैं, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में जो लिखा हुआ था उसका ये हिंदी में नाटक को रचना किए, अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए, और जो बांग्ला में था उसका भी हिंदी में लिखे और अंग्रेजी का भी। ठीक है, तीन भाषाओं को ये हिंदी में नाटक का अनुवाद किए हैं। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है, भारतेंदु जी ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो यहाँ इस पॉइंट में क्या समझ में आया कि भारतेंदु युग के नाटक में कि भारतेंदु जी का नाट्य रचना में बहुत योगदान रहा है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उनकी नाट्य रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला अनुदित नाटक, दूसरा रूपांतरित नाटक, तीसरा मौलिक नाटक।
उसके बाद है कि भारतेंदु जी ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। मतलब वो ट्रांसलेट किए हैं, संस्कृत से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, बांग्ला से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और अंग्रेजी से, 3 संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी को हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, फिर आगे है विधा सुंदर, पाखंड विखंडन, कपूर मंजरी, मुद्राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु भारतेंदु जी के अनुदित नाटक है। ये सब भी जो है अनुवादित नाटक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि भारतेंदु जी के जो अनुदित नाटक है वो कौन कौन से हैं। तो ये हो गया आपका विधा सुंदर, पाखंड विखंडन, कपूर मंजरी, मद्राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु, जिसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। अनुवादित इनका लेखा जोखा है ये नाटक। ठीक है, ये फाइनल ये सब जितना भी इसमें नाटक बताया गया वो तो या संस्कृत में होगा या बांग्ला या अंग्रेजी में होगा, जिसे इन्होंने हिंदी में अनुवादित किए होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि भारतेंदु जी के अनुवादित कौन कौन से नाटक है। तो पहला विधा सुंदर, फिर पाखंड विखंडन, कपूर मंजरी, मुद्राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु। आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विधा सुंदर भारतेंदु जी की कौन सी नाटक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं अनुदित नाटक है। ठीक, आगे फिर है भारतेंदु जी के द्वारा रचित मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशेष विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि का नाम प्रमुख है। मतलब कि जो मौलिक नाटक के अंदर में आता है भारतेंदु जी के द्वारा जो मौलिक वो खुद से जो लिखे हैं, मतलब वो अनुवादित वगैरह नहीं कि उनका अपना खुद का जो नाटक है उसको मौलिक नाटक कहेंगे। तो वो है उनका वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषय विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि का नाम प्रमुख है। और भी है पर ये सब इतना नाम यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इस सब जरूर ये पॉइंट को याद कीजिएगा नाम को कि क्या क्या नाम है। ठीक है, आपको फिर से हम रिपीट करवा देते हैं। पहला जो भारतेंदु जी का अनुवादित जो है, जो ट्रांसलेट है, जो कि संस्कृत और बांग्ला और अंग्रेजी का नाटक उन्होंने हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है, अनुवादित किया है, उनका कौन कौन सा नाटक है? विधा सुंदर, पाखंड विखंडन, कपूर मंजरी, मुद्राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु। ठीक है, ये भारतेंदु जी के अनुदित नाटक है। अब दूसरा पॉइंट में आता है कि उनका खुद का लिखा हुआ, खुद का रचना किया हुआ मौलिक नाटकों में कौन कौन सी है? तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषय विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। ठीक, ये प्रमुख है। उसके बाद है उनके द्वारा रचित मौलिक नाटकों में से कुछ नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों का रूपांतरित रूप प्रकट होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो रचित मौलिक नाटक है, जो खुद से लिखे हैं नाटकों में से कुछ नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों रूपांतरित रूप प्रकट होते हैं। ठीक है, उसी का मतलब कि उल्टा प्रकट होता है, मतलब भाषा, सिर्फ भाषा चेंज करके लिखे हैं। फिर है भारतेंदु जी से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लेखक नाटक लेखन के क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हुए। भारतेंदु जी से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लेखकों ने नाटक लेखन के क्षेत्र में और प्रवृत्त हुए। मतलब कि भारतेंदु जी का जो लेखा जोखा था नाटक में, उसे देखकर उसे लोग प्रेरित होकर प्रेरणा लेते थे और लेखक लोग, और वो लोग भी नाटक की और बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए और उसमें प्यार जताए और लिखने लगे। ठीक है, और उसमें बढ़ोतरी आ गई नाटक की ओर। फिर है उनमें अंबिकादत्त, व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, श्रीनंदन सहाय, राधाकृष्ण। व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, श्रीनंदन सहाय, राधाकृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, दुर्गादत्त, गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि का नाम प्रमुख है।
जो भारतेंदु जी का नाटक की ओर प्रेरणा देख के, लालसा को देख के जो लेखक लोग प्रेरणा हो के नाटक की ओर भूमिका निभाए, आगे बढ़े, बढ़ोतरी में साथ दिए, वो लोग, ये लेखक का नाम आ रहा है। जिनमें से आपको सब जो नाम याद जरूर करना ज़रूरी नहीं है। जो आपको इजी लगता है वो नाम याद कर लीजिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो सारा नाम भी याद कर लीजिए, और बेटर होगा। याद कर लीजिए। और आपको ये सब पॉइंट जब भी लिखिएगा, या तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपका मार्क्स अच्छा। और ये सब मेन पॉइंट होता है। नाम को ज़रूर याद करके रखिए और समझिए अपना भाषा से कि क्या बोला जा रहा है। और मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ, जैसे कि मुझे खुद समझ में आता है उसी तरह मैं आपको समझा रही हूँ। तो चलिए, आदि का नाम प्रमुख है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर है भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना। भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार, सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति नाटकों के माध्यम से की गई। मतलब जब भारतेंदु जी का जब टाइम था, युग चल रहा था, जब नाटक उस टाइम लिखा जा रहा था, उस टाइम नाटक में मेन पॉइंट क्या था? देशभक्ति की भावना थी, राष्ट्रीय जागरण मतलब राष्ट्र में कैसे उजागर किया जाए, समाज सुधार का था कि समाज में सुधार कैसे लाया जाए, सांस्कृतिक की चेतना थी, मतलब हम लोगों का संस्कृति क्या है उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, उसकी चेतना की अभिव्यक्ति नाटकों के माध्यम से की गई। नाटकों के माध्यम से ये सारी चीज़ों की सीख मिली, लोगों तक सारे बात को पहुंचाया गया। कोई रंगमंच करके या नाटक किसी को सुना के, नाटक दिखा के लोगों तक एक सीख पहुंचाई गई। तो किस किस टॉपिक पे? देशभक्ति की भावना के टॉपिक पे, राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार, सांस्कृतिक चेतना, ठीक है। आगे है पौराणिक नाट्य धारा के अंतर्गत राम, कृष्ण, सीता, सुदामा, रुक्मणी आदि के पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर कई नाटकें लिखे गए। मतलब जो पुराना नाट्य धारा था, उसके अंतर्गत में जो है राम, कृष्ण, सीता, सुदामा, रुक्मणी आदि के पौराणिक पात्रों के आधार बनाकर कई नाटकें लिखे गए। जो नाटक में पात्र के नाम होते थे वो अधिकतर राम, कृष्ण, सीता, सुदामा, रुक्मणी के नाम से होते थे पात्र, ठीक है। वो उसी पात्र को बना के नाटकें लिखे गए उस टाइम मीन भारतेंदु युग में। फिर है ऐतिहासिक के आधार पर महाराणा प्रताप, संयोगिता, स्वयंवर, मीराबाई, हमीर आदि को लेकर नाट्य रचनाएं लिखी गई। मतलब जो इतिहास को याद करे ऐतिहासिक के आधार पर, ठीक है। उस टाइम क्या था, किसके किसके नाम पे पात्र होते थे? तो महाराणा प्रताप, संयोगिता, स्वयंवर, मीराबाई, हमीर आदि को लेकर नाट्य रचनाएं लिखे गई। इन लोगों को लेकर, जो महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग हल्दी घाटी युद्ध में पढ़े, वही महाराणा प्रताप, तो इन लोगों को लेकर इतिहास का नाट्य रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। फिर है राष्ट्र धारा के अंतर्गत वे नाटक आते हैं। राष्ट्र धारा के अंतर्गत ये सारे नाटक किसके अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय धारा के अंतर्गत वे नाटक आते हैं जो देश की दुर्दशा को चित्रण करते हैं। हाँ, राष्ट्र धारा के अंतर्गत वे नाटक आते हैं जो देश की दुर्दशा को चित्रण करते हैं। मतलब कि राष्ट्र धारा के अंतर्गत वे कौन से नाटक आते हैं? जो देश की दुर्दशा, मतलब देश के बारे में दिखाता है उस नाटक में कि देश की क्या भी दुर्दशा है, क्या हाल है, क्या चाल है, वो बताता है। तो वैसे नाटक के अंतर्गत ऐसे नाटक राष्ट्र धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर है तथा इसके लिए उत्तरदायी तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। फिर है सामाजिक नाटकों के अंतर्गत वे नाटक उल्लेखनीय हैं जिनमें रूढ़ियों, अंधविश्वासों व गलत परंपराओं पर चोट की गई है, ठीक है। नारी जीवन को लेकर अनेक नाटकें लिखे गए हैं। यहाँ पे क्या था वो पैराग्राफ कि सामाजिक नाटकों के अंतर्गत कौन से नाटक आते हैं, उस नाटक में क्या चर्चा की जाती है। तो उसमें जिनमें रूढ़ियों, मतलब कि जो कष्ट है, वो कैसे पीड़ित जो गरीब लोग हैं वो जूझ रहे हैं, वो बताता है। फिर है अंधविश्वास, जो अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं, खास करके जो गरीब लोग होते हैं वही ज़्यादा अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। फिर गलत परंपरा, जो गलत परंपरा चलती आ रही है, वो सब नाटक के थ्रू लोगों को, एक एक लोगों को दिखाया जाता है, जिससे लोग सुन भी पाते हैं, देख भी पाते हैं, तुरंत समझ भी पाते हैं नाटक के जरिए कि हमें क्या सीख मिल रही है। एक नई सीख, लोगों को जागरूक करने का भूमिका निभाती है नाटक। फिर है नारी जीवन को लेकर अनेक नाटक भी लिखे
लिखे गए हैं। कब? भारतेंदु युग में, ठीक है। तो नारी को भी लेकर बहुत सारे नाटक लिखे गए। इनमें मयंक मंजरी जो नारी के लिए लिखा गया है, उसमें नाटक का नाम बता रहा है कि ये भारतेंदु युग समय का ये नाटक है। मयंक मंजरी जिस इनके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी, और रणधीर प्रेम मोहनी जिनके लेखक है श्री निवास दास। श्री निवास दास ये महत्वपूर्ण है दो नारी के लिए। तो शायद अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंदी नाटक के विकास में क्या है। तो पहला हम लोग भारतेंदु युग तो देख लिए, अब दूसरा हमारा द्विवेदी युग है। आप लोगों को द्विवेदी युग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं जल्द ही डालूँगी। और अच्छे से पढ़िए, और हमेशा देख के पढ़ते रहिए। जो मैं बोलती हूँ आप लोग भी स्क्रीन पे देखिए, उसको पढ़िए तो अच्छे से और समझ में आएगा। और आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों को ऐसे समझाने से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पार्ट 2 चाहिए द्विवेदी युग, और उसके बाद था प्रसाद युग। तो ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं डालूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो ये सब देख लीजिए, और जो मेन पॉइंट है, जो नाम है भारतेंदु युग के नाटकों का, उनके द्वारा मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, वो सारे आप लिख लीजिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, इसी तरह प्यार करते रहिए।